हेलो बच्चों, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट्स को जो एनसीईआरटी का रिवीजन सीरीज कर रहे हैं उसमें पढ़ने वाले हैं 1.10। और ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, ये फ्लक्स क्या हुआ, कोई बॉडी अपने से कितना किसी चीज़ के फ्लो को अलाउ करता है, किस स्पीड से फ्लो को अलाउ करता है, यही बेसिकली फ्लक्स बताता है। तो देखो, कह रहा है कंसीडर अ फ्लो ऑफ लिक्विड विद वेलोसिटी v। कोई एक लिक्विड है किसी पाइप से जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा एस है, उससे हो करके कोई v वेलोसिटी से लिक्विड जा रहा है। मीन्स कि ये पानी है जो निकल रहा है, किस स्पीड से निकल रहा है, v स्पीड से, और ये एरिया भी क्या है, डेल्टा एस। थ्रू अ स्मॉल फ्लैट सरफेस डेल्टा एस या डी एस यहाँ लिखा गया, इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। मीन्स कि पानी जो निकल रहा है वो एकदम इसके नॉर्मल है। मीन्स कि ये एक फ्लैट सरफेस और पानी ऐसे आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये तिरछा है या किसी और एंगल पर है। आप मान रहे हो कि पानी के मोशन के नॉर्मल डायरेक्शन में सरफेस है। द रेट ऑफ फ्लो इज लिक्विड गिवन बाई। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होगा, आपको निकालना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। देखो, यही कंसेप्ट है जो समझना है आपको। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय वॉल्यूम क्रॉसिंग द एरिया पर यूनिट टाइम। सो इस एरिया से, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकल रहा है एक सेकेंड में। सो देखो, यदि इसका v स्पीड है, मीन्स की वेलोसिटी v करने का मतलब क्या हो गया, v मीटर पर सेकेंड। मीन्स एक सेकेंड में v मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मीन्स कि यदि ये लेंथ सपोज करो कि v होगा, तो ये वाला लेंथ एक सेकेंड के बाद यहाँ पर आ जाएगा और ये पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। भाई, यदि v मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये वाला लाइन एक सेकंड के बाद यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स कि इतना पानी निकला है, और इतने पानी का वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया इसका डेल्टा एस है और v इसका लेंथ है, तो डेल्टा एस इंटू वी वॉल्यूम का पानी निकला एक सेकेंड में। सो यही चीज़ लिख रहा है कि वॉल्यूम क्रॉसिंग द एरिया पर यूनिट टाइम इज v इंटू डी एस एंड इट रिप्रेजेंट्स द फ्लक्स ऑफ लिक्विड। कितना, किस फ्लो से लिक्विड फ्लो हो रहा है, यही फ्लक्स से। ठीक है। सो अब फिर आगे लिख रहा है, इफ द नॉर्मल टू द सरफेस इज नॉट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड दैट इज टू v but makes an angle theta with it, the projected area in the plane perpendicular to v is v ds cos theta। ठीक है। सो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सपोज करो कि अभी हमने लिया था ऐसे प्लेन जो कि परपेंडिकुलर था। अब परपेंडिकुलर की जगह आप कुछ एंगल पर ले लो। ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर लिए तो इसे परपेंडिकुलर लाइन ऐसा था जो कि v के अलोंग था। ये जो सरफेस था इसके परपेंडिकुलर लाइन को आपने n से दिखाया या n कैप से दिखाया। अब यदि आप इसको थोड़ा सा एंगल से घुमा दोगे तो परपेंडिकुलर लाइन इसे थीटा एंगल से घूम गया। तो अब n कैप ये हो गया, और n कैप न्यू बोलो। ठीक है। ये v से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। सो इसके अलोंग ये जो था ना, ये जो सरफेस एरिया था, इसका दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट इसके अलोंग होगा, एक कंपोनेंट इसके अलोंग होगा। मीन्स ये वाला जो एरिया था इसका दो कंपोनेंट होगा। दो पार्ट में से एरिया को ब्रेक कर सकते हैं, एक ये एरिया में ब्रेक कर देंगे और एक इस एरिया में ब्रेक कर देंगे। तो ये एरिया जो है इससे होकर के v का कोई भी परपेंडिकुलर पार्ट क्रॉस नहीं कर रहा है, ये v के अलोंग है। इससे होकर के सारा इससे होकर के क्रॉस कर रहा है। सो वही बोल रहा है। तो ये यदि एंगल थीटा होगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा, डेल्टा एस कॉस थीटा, और ये वाला पार्ट क्या होगा, डेल्टा एस साइन थीटा। सो डेल्टा एस कॉस थीटा अब इफेक्टिव सरफेस एरिया हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। और इस कारण से जो इफेक्टिव जो वॉल्यूम बोल सकते हो, जो पहले v डॉट डी एस था, वो अब क्या आ जाएगा, v इंटू डी एस कॉस थीटा। So therefore the flux going out of surface ds is given by, तो ये कॉस कंपोनेंट आने के कारण आपको v एक वेक्टर है। ठीक है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका आप डॉट प्रोडक्ट लोगे एक दूसरा वेक्टर n कैप के साथ इंटू डी एस लिखोगे। ठीक है। यहाँ पर चूंकि एरिया डी एस है तो हम लोग डी एस लिखते हैं। सो अब n कैप इंटू डी एस क्या हो गया, ये आपको हो गया एरिया वेक्टर।
ठीक है। सो जब आप इसको वो करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड लोगे और एन कैप का मैग्नीट्यूड लोगे और डी एस रहेगा और कॉस थीटा, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये आ जाएगा वी डी एस कॉस थीटा। सो बेसिकली ये आपको दिखा रहा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी, या फिर बोल सकते हो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया, इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया, या एरिया का यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो आई थिंक ये समझ गए होंगे। देयर फॉर द फ्लक्स गोइंग टू द आउटर सरफेस इज डी एस इज वी एन डी एस आ गया। फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी डिफाइन द एनालॉगस क्वांटिटी एंड कॉल इट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो वैसे ही आप किसी परपेंडिकुलर एरिया, किसी एरिया के नॉर्मल से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है, उससे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हो। अब कोई फील्ड लाइन तो आपको इनफाइनाइट क्रॉस कर सकता है। आप ऐसे समझो कि कोई यदि एरिया ले ले जिससे हम लोग इनफाइनाइट फील्ड लाइन को उसे क्रॉस करा सकते हैं। सो इनफाइनाइट फील्ड लाइन को क्रॉस कराने के कारण नंबर ऑफ लाइन्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यदि ज़्यादा डेंस फील्ड रहेगा तो आप बोलोगे कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स ज़्यादा है। यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डेंस नहीं, वीक है, तो बोलोगे कि उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वीक है। लाइक यदि मैं ऐसे दिखाऊं तो ये क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और मैं यही ऐसे दिखा दूं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो वी शुड हाउएवर नोट दैट देयर इज नो फ्लो ऑफ फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी अनलाइक द केस ऑफ लिक्विड फ्लो। लिक्विड फ्लो में तो दिखता था कि कोई चीज़ फ्लो हो रहा है, कोई ऑब्जर्व होता था, यहाँ कोई चीज़ फ्लो नहीं होता है। सो in the picture of electric field lines described above, we saw the number of field lines crossing a unit area placed normal to the field at a point is a measure of strength of electric field. कितना क्रॉस कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिखाता है। ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा तो डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ज़्यादा होगा। हम लोग पिछले वीडियो में ये चीज़ देख चुके हैं। दिस मीन्स इफ़ वी प्लेस अ स्मॉल planar element of area delta S normal to electric field E at a point, the number of field lines crossing it is proportional to EDS. EDS के प्रोपोर्शनल होगा। सपोज करो कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस हो रहा है, ठीक है। अब एक एरिया हम लोग इसके परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर दिए, रख दिए, तो इससे कितना एग्जैक्ट फील्ड लाइन क्रॉस हो रहा है वो आपको किस पर डिपेंड करेगा, वो आपको डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे जो क्रॉस हो रहा है वो प्रोपोर्शनल होगा ई डॉट डी एस के। ई इंटू डेल्टा एस जो एरिया है इसके प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड दैट कि डेल्टा एस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मीन्स कि इस सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर है, जो कि परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया होता है एरिया वेक्टर, वो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल है। क्लियर है? आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर। अब ऐसा नहीं है कि वो उसके इक्वल है, क्यों? क्योंकि कितना आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए ई इंटू डेल्टा एस नहीं होगा, इसके प्रोपोर्शनल होगा। नाउ सपोज दैट, देखो सेकंड में बोला, नाउ सपोज वी टिल्ट द एरिया एलिमेंट बाय एंगल थीटा। जैसे यहाँ पर ऐसे था, तो ये देखो यहाँ पर डेल्टा एस वेक्टर, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आया। अब हमने क्या किया कि जो प्लेनर एरिया था इसको हल्का हमने टिल्ट कर दिया। सो टिल्ट करने के कारण जो सरफेस एरिया जो ये डेल्टा एस था ये भी उतना ही एंगल से टिल्ट हो जाएगा। सो ये आपको पहले इस डायरेक्शन में था, वो अब इस डायरेक्शन में टिल्ट हो गया और कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल से। अब ध्यान दो, प्लेनर एरिया को जितना एंगल थीटा से घुमाओगे, जो एरिया वेक्टर है जो प्लेनर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो भी उतना ही एंगल से घूम जाएगा। अब इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, डेल्टा एस का दो कंपोनेंट हो जाएगा। एक कंपोनेंट हो गया इसके अलोंग, ठीक है, जैसे देखो यहीं पर दिखाया गया, ये इसका एक कंपोनेंट इसके अलोंग हो गया और एक कंपोनेंट इसके अलोंग हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है तो परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो तो काम करेगा, लेकिन पैरेलल वाला कंपोनेंट से होकर कुछ पास नहीं करेगा। ऐसे कोई एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम तो एक आपको क्रॉस कर सकता है, मतलब कुछ भी नहीं करेगा।
यही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई होगी। द प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया एलिमेंट नॉर्मल टू, आपको नॉर्मल वाला ध्यान रखना है, वो क्या होगा, डेल्टा एस कॉस थीटा। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग डेल्टा एस इज प्रोपोर्शनल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। और जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, मीन्स कि एकदम ऐसा हो जाए, जो प्लेन जो है ना सरफेस, वो ऐसा हो जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे होगा, और नॉर्मल ऐसे डेल्टा एस हो गया। तो उस केस में फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल टू डेल्टा एस एंड विल नॉट क्रॉस टू एट ऑल। ठीक है, सो डेल्टा एस के पैरेलल हो गया ये फील्ड लाइन। सो डेल्टा एस का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वो है, लेकिन जो सरफेस है ना, सरफेस डेल्टा एस, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। सो आप डेल्टा एस और डेल्टा एस वेक्टर दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। डेल्टा एस आपको क्या है, सरफेस है, और डेल्टा एस वेक्टर क्या है, सरफेस वेक्टर या एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। सो आई थिंक ये समझ गए होगे। द ओरिएंटेशन ऑफ एरिया एलिमेंट नॉट ओनली इट्स मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट इन मेनी कंटेस्ट। देखो इसका ओरिएंटेशन भी एरिया एलिमेंट का यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। फॉर एग्जाम्पल इन अ स्ट्रीम द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ रिंग, से कितना वाटर फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा कि रिंग का एरिया क्या है। रिंग से कितना वाटर फ्लो करेगा, यदि वाटर से भरा, वो डिपेंड करेगा रिंग का एरिया कितना है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड। और उसको हम लोग कैसे रखे हैं, ऐसे रखे हैं कि ऐसे रखे हैं कि ऐसे रखे हैं, सब ये उस पर डिपेंड करेगा। इफ़ यू होल्ड इट्स नॉर्मल टू फ्लो के रखोगे तो मैक्सिमम वाटर फ्लो करेगा, यदि किसी अदर ओरिएंटेशन में रखोगे तो कम करेगा। ठीक है, सो इसलिए आपको एरिया एलिमेंट को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ता है। अब यदि कोई चीज़ वेक्टर होगा तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। सो ये कैसे निकालोगे आप, किसी वेक्टर जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो सपोज करो कि ये एक स्क्वायर मानो, ठीक है, ये यदि आप स्क्वायर मानोगे तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल टू द प्लेन। हमेशा डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल टू प्लेन। और जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, उसका एरिया। लाइक ये यदि ए साइड का स्क्वायर है तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर एन कैप होगा एरिया वेक्टर, जहाँ एन कैप क्या है, नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, वैसे ही यदि आप रेक्टेंगल ले लो जिसका साइड ए और बी है तो क्या होगा, ए बी एन कैप, जहां एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू प्लेन। मीन्स कि यदि इससे ऊपर या नीचे, सो यही सब चीज़ें लिखी गई होगी। देखो, क्लियरली द नॉर्मल टू द प्लेन स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन, दस द डायरेक्शन ऑफ प्लेनर एरिया वेक्टर इज अलोंग द नॉर्मल। जो नॉर्मल प्लेन होता है उसका ओरिएंटेशन बताता है, इसलिए उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं। तो ये प्लेनर के लिए तो आप समझ गए, जिसके लिए यहाँ पर दिया भी गया, यहाँ पर दिखाया गया कोई प्लेनर एरिया है तो इसके नॉर्मल में हो गया। और डेल्टा एस एरिया वेक्टर जो हो गया वो इसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। लेकिन यदि कोई कर्व सरफेस हो, ये यदि कर्व सरफेस है तो इसमें तो देखो कर्व सरफेस में क्या है, जैसे यही आप कर्व सरफेस लो तो यहाँ पर तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरफ होगा। यहाँ पर लोगे तो नॉर्मल लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो इस तरफ होगा। यहाँ पर लोगे तो इस तरफ होगा। तो हर डायरेक्शन में अलग अलग है। वैसे ही यदि बॉल है तो यहाँ पर लोगे तो ऐसे होगा, यहाँ पर लोगे तो ऐसे होगा। तो एक डायरेक्शन में तो एरिया वेक्टर नहीं हो पाएगा, तब कैसे करोगे, यही पर समस्या आती है। सो नोटिस वन एम्बिग्यूटी हेयर। पहले यहां पर देखो एरिया ऑफ कर्व सरफेस। सो आप क्या करोगे ना, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दोगे। कर्व्ड एरिया को छोटे छोटे प्लेनर एरिया में डिवाइड कर दोगे और हर प्लेनर एरिया का अलग एरिया वेक्टर लोगे। जैसे ये पूरा एरिया है तो इसको छोटे पार्ट में करके एक प्लेनर एरिया बनाए और एरिया वेक्टर उसका निकाल लिया। सो डिवाइडिंग द सरफेस इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल लोगे। ठीक है, एरिया एलिमेंट, ईच स्मॉल एरिया एलिमेंट में बी ट्रीटेड एज प्लेनर एंड अ वेक्टर एसोसिएटेड विथ इट इज एक्सप्लेन्ड अबव। अब एक एम्बिग्यूटी आ जाती है, एक आपको दुविधा आ जाती है कि आप ले लिए, जैसे बॉल ही लिए तो इसके ऊपर वाले सरफेस को लोगे या नीचे या अंदर वाले को लोगे। यदि एक स्क्वायर ऐसे लिया, आपने एक स्क्वायर लिया तो इसके ऊपर वाले को लोगे कि अंदर वाले को लोगे, किस डायरेक्शन को आप नॉर्मल लोगे।
सो आपको आउटसाइड वाले नॉर्मल को लेना होता है, जिसको आउटवर्ड नॉर्मल बोलते हैं. सो द डायरेक्शन ऑफ एन एरिया एलिमेंट इज अलोंग इट्स नॉर्मल, बट अ नॉर्मल कैन पॉइंट इन टू डायरेक्शन. विच डायरेक्शन डू यू चूज? द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एसोसिएटेड. So this problem is resolved by some convention appropriate to the given context. कुछ conventions होते हैं. For the case of closed surface, यदि कोई surface closed होगा, this convention is very simple. The vector associated with every area element of a closed surface is taken to be the direction of outward normal. Means कि जैसे ये ले लिए तो बाहर की तरफ, स्फीयर में बाहर की तरफ, सिलेंडर में ले लिए, जैसे सिलेंडर में आप ले लिए, जैसे ये सिलेंडर ले लिए, तो इसमें जो नॉर्मल लाइन इस सरफेस पर इधर भी हो सकता है, अंदर में भी हो सकता है. अंदर वाला नहीं लेना है, बाहर वाला नॉर्मल, इधर में ये बाहर वाला, इधर में ये बाहर वाला. सो आउटवर्ड नॉर्मल लेना है. दिस इज द कन्वेंशन यूज्ड इन फिगर 1.19. ये देखो इस बाहर की तरफ लिया है. दस द एरिया एलिमेंट वेक्टर डेल्टा एस, एस यहाँ बोल्ड से लिखा है, मीन्स कि ये वेक्टर है, एट अ पॉइंट ऑन अ क्लोज्ड सरफेस डेल्टा एस इंटू एन, वेयर डेल्टा एस इज द मैग्नीट्यूड होगा. सो वेक्टर को आप इस फॉर्म में लिखोगे जो हम लोग देख चुके हैं. एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल. अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एरिया एलिमेंट से कैसे निकलता है, वो निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट. आपको मालूम है किसी चीज का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है. सो आपसे पूछा जाए कि यदि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, तो आप बोलोगे स्केलर. सो ये हो गया E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा एस, एरिया वेक्टर. लाइक आप सपोज करो कि ये एक कोई लिए प्लेन, एक स्फीयर लिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इसके बीच का ये एंगल थीटा हो गया. सो ये आपको हो गया डेल्टा एस एन कैप और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही एंगल थीटा आपको लेना है. आपको ध्यान देना है कि एंगल थीटा हमेशा टेल टू टेल लोगे या हेड टू टेल लोगे. क्लियर है? लाइक आपको सपोज करो कि इंस्टेड ऑफ डैश ऐसे होता है, तो क्या लोगे? फिर ये एंगल लोगे. This, as seen before, is proportional to the number of field lines cutting the area element. ठीक है, आपको मालूम है कि फ्लक्स क्या है? प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो एरिया एलिमेंट से कट होता है. द एंगल थीटा हियर इज द एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा एस वेक्टर. For a closed surface with the convention stated already, theta is the angle between E and outward normal to the area element. अब देखो ये जो फ्लक्स आपने निकाला E डॉट डेल्टा एस, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो. ठीक है, पहला हो गया, हम लोग दोनों तरीका देख लेते हैं. आपको है E डेल्टा एस कॉस थीटा. तो पहला चीज तो आप कर सकते हो कि E कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस कर दिए. ठीक है, मीन सपोज करो कि ये कोई प्लेनर एरिया है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डेल्टा एस आपको इस डायरेक्शन में, इसके बीच का एंगल थीटा ये है. सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में बांटना है. एक बांटना है इसके लॉन्ग और एक बांटना है इसके लॉन्ग. तो इसको आपने जो बांटा ये आपको सरफेस के लॉन्ग है, तो बोलोगे E पैरेलल. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो सरफेस के लॉन्ग होता है उसको E पैरेलल बोलते हैं, और जो परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं E परपेंडिकुलर. सो E परपेंडिकुलर का आप डेल्टा एस का जो यूनिट वेक्टर के साथ देखोगे एंगल, तो कितना हो रहा है? 0 डिग्री, मीन्स कॉस 0 इंटू 1. सो आप इसको बोल सकते हो E परपेंडिकुलर इंटू डेल्टा एस. या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि जो एरिया है ना, उसी को आप दो कंपोनेंट में ब्रेक करो. सो वो भी मैं दिखा देता हूं. सपोज करो कि ऐसे जो है ना और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे. एक पार्ट में इसी एरिया को करोगे ऐसे, एक पार्ट में इसके लॉन्ग हो गया, और दूसरा जो एरिया होगा ना वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया. मैं फिगर उतना अच्छा नहीं बना पाया. तो एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग है सरफेस वाला, और ये जो डेल्टा एस कॉस थीटा जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. सो आप बोल सकते हो कि देखो यही सारी चीजें लिखी गई है.
E into delta S cos theta, that is E times the projection of area normal to electric field, or E perpendicular delta S, that is the component of electric field normal to the area element times the magnitude of area element. ठीक है, सो बेसिकली आपको वही प्रोजेक्शन लेना है, या तो आप एरिया का प्रोजेक्शन लो या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोजेक्शन लो, और इसका यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और इसका जो यूनिट हो गया आपको एरिया का मीटर स्क्वायर। So the basic definition of electric flux given by equation 1.11 can be used in principle to calculate the total flux through a given surface area। अब यदि given surface area से लेना है तो आपको surface area को छोटे छोटे small part में divide कर देना होगा, और हर एक के element के साथ flux calculate करना होगा और add करना होगा। लाइक एक बड़ा सा था ना, इसको छोटा सा planar area में सबको divide करो और सबके कारण निकालो, ठीक है, इंडिविजुअल फ्लक्स, और सबको ऐड कर दो। तो टोटल फ्लक्स फाई थ्रू अ सरफेस एस इज गिवन बाय फाई इज इनका समेशन, इनको जो ऐड कर दोगे तो उससे हुआ समेशन। अब बड़े बड़े एलिमेंट में ब्रेक करोगे तो समेशन होगा, लेकिन सपोज करो कि आप इसको, जैसे एक कोई स्फीयर है, इसको आपने 25 पार्ट में बांट दिया, छोटा छोटा 25, तो आपने समेशन ले लिया, लेकिन इसको छोटा छोटा एकदम 1,00,000 में पार्ट में बांट दिया, बहुत छोटे छोटे सब एरिया पार्ट में बांट दिए, और हर एक का फ्लक्स इंडिविजुअल निकाले ना, तो आपको इंटीग्रेशन में ये समेशन चेंज हो जाता है। हम लोग देखेंगे अभी जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे तो इसमें सब चीज़ें आप समझ में आएगी। सो द अप्रोक्सीमेट साइन इज पुट हेयर because the electric field E is taken to be a constant over the small area element। ये जो small area element लिए ना, इसके लिए electric field constant रहेगा और इसको बाहर निकाल लेंगे। This is mathematically exact only when we take the limit delta S tends to 0। so बहुत small लेंगे तभी ये delta S tends to 0 होगा, और इस केस में ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। so जो गॉस लॉ में हमें और समझ में आएगा, लेकिन पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लेंगे, उसके बाद गॉस लॉ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में गॉस लॉ का सारे कंसेप्ट्स को समझेंगे। सो मेरे ख्याल में वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।